जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम सब आज के क्लास में जल संसाधन के पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जल संसाधन हम ये प्लान बनाए हैं कि क्लास वैसे तो 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, बट प्रयास किया जाएगा कि एक ही पार्ट में पूरी जल संसाधन को बहुत अच्छे तरीके से आपको निपटा दिया जाए। देखिए, इससे पहले हम सब भारत में भूमि के उपयोग और मिट्टी संसाधन को निपटाए थे, ठीक है। तो आज हम सब जल संसाधन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, संसाधन के बारे में हम क्या बताएं कि हमारे जीवन में उपयोग आने वाले वे सभी सारी वस्तुएं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक चीज की संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। यह कथन किसका था? जिम्मरमैन का था। दूसरी चीज की, इस चैप्टर में आते ही हम सब एक पॉइंट्स और पढ़ते हैं कि भारत को बांध का मंदिर, मतलब बांध को भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ हम सब जल संसाधन पढ़ने आए। देखिए, जल संसाधन से पहले हम सब पढ़े थे कौन संसाधन? मिट्टी संसाधन। उसका 2 पार्ट में हम वीडियो बनाए थे। ऑब्जेक्टिव अभी उसका नहीं किया गया, ना ही उसका प्रश्न आंसर किए गए हैं। लेकिन हमें ये बता दो कि मिट्टी कितने प्रकार के होता है। तो मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे ज्यादा फैलाव कौन सी मिट्टी का? तो जलोढ़ मिट्टी का। ये सब चीज दिमाग में याद है ना कि मिट्टी संसाधन हम पढ़ चुके हैं। मिट्टी संसाधन हम पढ़ चुके हैं। और आज एंट्री लेंगे जल संसाधन में, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का ही पार्ट हम पढ़ना शुरू किए थे। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब जो संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया, उसी को हम सब प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे मिट्टी किसके द्वारा दिया गया था? प्रकृति के द्वारा दिया गया। मिट्टी को कोई बना सकता है क्या? हम और आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अच्छा, उसी प्रकार जो मिट्टी संसाधन था उसका पार्ट हम कंप्लीट किए। आज जल संसाधन में पहुंचते हैं। तो जल को हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, अर्थात जल भी कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। अच्छा, अब बात बताओ कि जल नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है? तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि जल का हम सब बार बार प्रयोग करते हैं, ना कि एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाता है। ये मत सोचो कि पी लिए तो समझ लीजिए कि जल तो खत्म न हो गया। तुम पी के जल को पचा नहीं सकते हो। मतलब पचाने का वो तरीका नहीं कि वोमिटिंग कर देंगे। मतलब तुम जल शरीर को लिए तो शरीर भी तो जल के अपशिष्ट चीजों को बाहर किया, जैसे पसीना वगैरह चला। पूरे जल स्रोत समाप्त नहीं होते। जल नवीकरणीय संसाधन है। जल चक्र से हम सब समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि बारिश हुआ, वर्षा का जल पृथ्वी पर से जल, कुछ जल नीचे गया, नीचे जल आने के बाद 20% जल बाष्पीकृत हो गया। ये सब सभी जल चक्र को समझेंगे हम सब। तो चलिए, और आप समय दीजिए हमारे पास, और जल संसाधन को हम बहुत अच्छे तरीके से अभी इसी क्लास में हम सब निपटाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जल के महत्व को समझने वाले हैं कि जीवन में मतलब जल का हम सब क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक आंकड़ा दिया गया 2008 ईस्वी। जैसे यहां से एक समझ लो कि जल संसाधन पहुंचते ही तुम इस नदी को तो नहीं भूलना। अगर स्पेशल तुम बिहार के हो और ओरिजिनल बिहारी हो तो, क्योंकि कोसी नदी, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, बिहार बोर्ड में छपता ही सब प्रश्न है कि बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता? कोसी नदी को कहा जाता। उसी में देखिए क्या हुआ कि 2008 में कोसी नदी पर, अर्थात कोसी नदी कौन सी बिहार में? उत्तरी बिहार में, जो कि बाढ़ का सबसे अत्यंत कारण है। क्योंकि बिहार का शोक मतलब समझ रहे हो? शोक मतलब दुख दर्द देने वाला। बोला जाता कि रात में कोसी नदी के किनारे खटिया बिछा के सोइए, सुबह अगर बाढ़ आ गया तो आप नदी में रहिएगा, पता नहीं चलेगा कि बाढ़ कब आया था। खटिया तैर रहा पानी में, मतलब रातों रात अचानक से बाढ़ आ जाती है कोसी नदी में। और इसका कारण ये है कि कोसी नदी जो निकलती है वो नेपाल से निकलती है, हिमालय के भागों से। और उसका ढलाव नुमा इतना तेजी है कि अगर गलती से बारिश नेपाल के पहाड़ पर हुआ तो बाढ़ बिहार में आ ले। अब बिहार में बारिशें नहीं हुआ तो तुमको लगेगा कि बाढ़ कहां से आएगा, लेकिन बारिश वहां हुआ, धड़ाक सा पहुंच गया। 740 किलोमीटर है कोसी नदी की लंबाई। टपाटप एकदम बारिश, एकदम 740 किलोमीटर। पानी को चलने के लिए कुछ समय लगेगा, 2 घंटा पहले वहां बारिश होगा, पता चला यहाँ पानी पहुंचल है तीव्र गति से। और इतना तेजी से आता है कि झोपड़ा झोपड़ी, गाय भैंस, खटिया पौआ सब पानी में। तो इसीलिए उसको शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को? तो देखिए, ये जो बाढ़ आती है वो अत्यंत विनाशकारी था, जिसमें जान माल की भारी क्या होती थी? क्षति होती थी। बाढ़ आएगी तो क्षति तो होगा ही होगा, क्योंकि हम सब एनसीईआरटी का बुक पढ़ना शुरू किया, सबसे पहला पॉइंट यही है। तो यहां से ही समझ लो 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया कि बिहार के शोक किस नदी को? कोसी नदी को। कोसी नदी बिहार के किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो उत्तरी बिहार को। उत्तरी कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 740 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई 740 किलोमीटर। चलिए, अच्छा, जल का दोहरा रूप समझते हैं
जल का दोहरा रूप, जल का दोहरा रूप। देखिए, एक ओर प्रलयकारी है तो दूसरी ओर सभ्यता और मानवीय आवश्यकता के लिए उपयोगी है। मतलब समझ रहे हो? आज नहीं, आज नहीं, आज तो जहां तहां भी लोग गांव बसना शुरू हो गया। जब प्राचीन सभ्यता हमारे पास थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उस सभ्यता में भी आदिवासी लोग या मानव लोग नदी के किनारे ही बसता था। मतलब इसलिए दोहरा का मतलब समझो, दोहरा रूप का मतलब समझो। इसलिए ना हम बोले आप हमें समय पूरी धैर्यता के साथ दीजिए, पॉइंट्स एकदम एक शब्दों को हम क्लियर करें। दोहरी रूप कहने का मतलब, एक तो हम समझ रहे हैं कि जल विनाशकारी है, नदी के किनारे बसेंगे, बाढ़ आएगा समेट के लेके चला जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि बसना भी है तो नदी के किनारे, जैसे जीयर कुल थी, बाढ़ से तबाह भी होंगे नदी से ही, अब बसेंगे भी कहाँ? किनारे, नदी के किनारे। आज मत सोचो कि मोटे मोटे तटबंध हो गए हैं तो हमारे गांव में बाढ़, उस नदी के बारिश का, नदी के पानी का तो बाल बाका नहीं कर सकता। तुम आज से बहुत समय पहले जाओ, जब वो तटबंध अगर नहीं होगा तो तबाही तो मचाता ही होगा आसपास के क्षेत्र में नदी। लेकिन फिर भी हमको बसना है नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे ही ना सभ्यता का विकास होगा। रीजन क्या? पानी चाहिए तो हम फ्री सेवा में पानी उपलब्ध कर सकते हैं नदी से। पशुपालन कर रहे हैं तो गाय भैंस जाके आराम से धो सकते हैं। कृषि के लिए सिंचाई कर सकते हैं। तुम एक बात सोचो, जब नलकूप अगर नहीं होगा तो लोग सिंचाई किस माध्यम से करते होंगे? नदी के पानी से ही ना। नदी के पानी से बगल से कोई नहर उहर खोद दूध के नहर आता होगा वहीं पे। तो इसीलिए जितने भी सभ्यता का विकास हुआ है वो किसके किनारे हुआ? नदी के किनारे। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है दोहरा रूप, कि एक ओर तो समझ रहे हैं प्रलयकारी है और दूसरी ओर कोई भी सभ्यता का विकास हुआ है तो वो कहाँ हुआ? नदी के किनारे ही हुआ है। मानवीय आवश्यकताओं के लिए बहुत उपयोगी है। विश्व के अधिकांश सभ्यता नदी घाटी सभ्यता के किनारे ही विकास हुआ है। अगर प्राचीन हिस्ट्री हम सब पढ़े होंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल थे, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हुदड़ो, आलमगीरपुर, दैमाबाद, बलूचिस्तान, ये सब था जो नदी के किनारे ही था। उतनी बात तो छोड़ दो, मगध साम्राज्य की राजधानी पहले राजगीर थी, बाद में इसको ट्रांसफर करके पहुंचाया गया पटना, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पहुंचाया गया। तो बहुत बड़ी शहरों का विकास हो सकता है तो सिर्फ रीजन है क्या? नदी, महासागर। अगर इसका एग्जाम्पल हम अभी वर्तमान स्थिति, इस किताब के आंकड़ा को दूर करके अगर समझने का प्रयास करें तो आज मुंबई शहर कहाँ बसा हुआ? महासागरों के किनारे। कोलकाता शहर कहाँ बसा हुआ? महासागर के किनारे। नदी नहीं, महासागर दो, समुद्र, इस तरफ अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी। क्यों? क्योंकि आज भी विदेश से जितना व्यापार होगा वो पानी वाला जहाज से ही सामान आना जाना ज्यादा होगा। आपको क्या लग रहा कि आज विदेश से आने वाले सामान जो एक तरीके से समझिए यूरोप महादेश या अमेरिका से भारत का व्यापार होता होगा, वो हवाई जहाज से सामान को लाएगा ढो करके? इतना कॉस्टली वजनदार सामान को कैसे लाएगा? हवाई जहाज से लाएगा। पॉसिबल है। तो आज भी महासागर के माध्यम, पानी के जल माध्यम से ही होता है। तो ये स्थिति आज भी है कि अगर बड़े शहरों का विकास अगर हुआ है तो वो किसके किनारे? जल के किनारे ही, नदी महासागर के किनारे ही विकास हुआ। और आज अगर अरब सागर में चक्रवात आएगी तो तबाही मचाएगा किसको? जो उसके बगल में। तो मतलब तबाही भी झेलना है और उसका फायदा भी लेना है। इसीलिए तो इसका कहा गया कौन सा रूप? दोहरा रूप है। ये दिमाग में सेटअप हो गया कि मतलब जल संसाधन हमारे लिए दोहरा रूप क्यों है? लोग को मरना भी है तो कहाँ जाके? पानी में डूब के। अब पीना भी है तो कोची के? पानी ही पीना है। इसलिए तुम कल्पना करके देखो तो इसका दोहरा रूप। अगर गांव में गलती से बाढ़ आ गया, जैसे अंधी धरारा में अभी बाढ़ आया था, तबाही मचा दिया, लेकिन फिर भी अगला साल खेती हम सब वही करेंगे। नदी का ही पानी, पुल की खोल करके पानी लेंगे, आएगा तो नदी का तटबंध उसी में कमजोर होता है। तो ये दोहरा रूप कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आधुनिक अगर की हम बात करें, आधुनिक समय में हम सब जल का उपयोग किस किस चीजों में अगर कर रहे हैं तो सबसे खतरनाक और आने वाले समय में विद्युत उत्पादन। आज भी विद्युत उत्पादन, क्योंकि हम ये शायद आपको बताएं, अगर किसी को ध्यान है तो ये हमें आंकड़ा बताना, कितना परसेंट विद्युत है जो जल से हम सब उत्पादन करते हैं? क्या परसेंट? 20%, 20 से 25%। आज जो विद्युत बन रहा है अभी के समय में भारत में, वह बिजली किससे बन रही है? पानी से ही बन रही। हो सकता है आने वाले समय में ये फ्री है। आने वाले समय में अगर हम अपने तकनीकों का विकास और तीव्र गति से करें तो बिजली का ज्यादा उत्पादन हम किससे कर पाएंगे?
जल से। कोयला नहीं ना कि कोयला जलाने में पैसा खर्च होगा। एक बार नदी पर तटबंध और बांध अगर बना दिए तो उसे टरबाइन घुमा के बिजली आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक समय में विद्युत उत्पादन में किया जा रहा। साथ में औद्योगिक मशीन को ठंडा करने में, जैसे तुम ये जो बातें सुने थे कि चमड़ा कानपुर के चमड़ा फैक्ट्री से बहुत सारे मिलियन टन कचरा फैलाया जा रहा पानी से, तो आज समुद्र के किनारे सॉरी नदी के किनारे जो भी बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं उसका पानी ग्रहण करके ही उस मशीन को ठंडा किया जा रहा है। और आधुनिक समय में जल का उपयोग तो हम सिंचाई के रूप में भी करते हैं, बिजली के रूप में भी करते हैं, बहुत सारी चीजों में किया जाता है। तो जल का उपयोग में हम देखेंगे। तो यहां से हमारा ये था बेसिक पॉइंट, ये बेसिक पॉइंट था जल के बारे में इच्छा जगाना। मतलब जग चुका है कि तबाही भी मचाएगा और फायदा भी देगा, तबाही भी मचाएगा और फायदा भी देगा। चलिए इसके और आंकड़ा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां समझिए जल की उपलब्धता और स्रोत। अब एक बात बताओ कि जल हमारे पास अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जल कै परसेंट, 75%, 3/4 भाग समथिंग ढका हुआ। अब इस 75% जल में अधिकांश जल कैसा, लवणीय बोले तो जिसमें नमक की मात्रा है, जिसको हम पी नहीं सकते, तो अधिकांश जल। मात्र अलवणीय जल अर्थात मीठा जल, पीने योग्य जल कै परसेंट, 2.5%। अब समझते जाना बात को, हम पूरी जल का भी उपयोग नहीं करते हैं। और गलती से पूरी, अगर पहले नंबर तो बहुत लगभग परसेंटेज में बर्फ जमा हुआ है जल, अगर गलती से पूरी बर्फ अगर पिघल गया तो हम सब खत्म, बाय बाय टाटा, रातों रात। क्योंकि पूरा बर्फ अगर पिघला तो पूरी स्थल भाग में क्या आ जाएगा, पानी। इसलिए आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, इस सब में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इन्हें क्यों बर्फ पानी के रूप ग्रहण के लिए नहीं, अगर जिस दिन वो बर्फ अगर पिघला तो गए, खत्म, कल्लाच। कितना ऊंचा बिल्डिंग काहे नहीं चढ़ा जाए, कोई उपाय नहीं, पूरी पृथ्वी नीला दिखाई देने लगेगा। सिर्फ वो जो 75% की भाग में के बाद 71% जल में विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है ना, और 29% पे स्थल, वो सब समाप्त हो जाएगा, बढ़िया बिस्तर समेट लेगा। तो उसमें से लवणीय पीने योग्य जल का परसेंट है 2.5%। अच्छा अब बात करें कि जल स्रोत। तो देखिए जल स्रोत को हम 4 भागों में बांटते हैं, अर्थात जल हमें कहाँ कहाँ मौजूद है, जल हमें कहाँ कहाँ मौजूद है। तो एक तो हम ऐसा ले सकते हैं जो जो पृथ्वी के ऊपर स्थित है, तो उसको धरातलीय जल कहेंगे। दूसरा कुछ जल भूमि के नीचे है, जिसको भू पृष्ठ जल कहेंगे। एक वायुमंडल में है, जिसको उसको क्या कहेंगे, कौन से जल, वायुमंडलीय जल। और दूसरा महासागर में है, जिसको महासागरीय जल। तो देखिए यहाँ चीजों को समझिए कि सबसे पहले भूपृष्ठ पर जल कौन कौन है। तो जो भी भूपृष्ठ मतलब एकदम ऊपरी भाग पर, तो नदी है जो भूपृष्ठ पर है, झील है जो भूपृष्ठ पर है, तालाब जो है वो किस पर है, भूपृष्ठीय जल हो गया ये सब। ठीक है, तो भूपृष्ठ मतलब समझ रहे हो ना, जो पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं जल, उसको कौन जल कहते हैं, भूपृष्ठीय जल कहते हैं। नदी, तालाब, झील, ये सब कौन जल हो गया, भूपृष्ठीय जल हो गया। दूसरा कौन सा जल है, भूमिगत जल है। तो चापाकल से पानी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, कुआं, चापाकल, मतलब जो जल पृथ्वी के नीचे स्थित है उसको कौन जल कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं, जो भूगर्भ में संचित है। ठीक है, और उसके बाद वायुमंडलीय जल किसको कहेंगे, जो वर्षा या ओस, मतलब जितने भी पानी वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में जा रहा, तो वो भी जल तो वहां है ना ऊपर, तो वो ऊपर वाले जल को वायुमंडलीय जल कह देंगे। और जो महासागर में स्थित है उस जल को महासागरीय जल कहते हैं। और सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है, कौन से जल में, महासागर में ही है। क्योंकि विश्व के 96.5% जो विश्व का जल है वो सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे स्थित है, महासागर में। क्योंकि अब कल्पना तो तुम खुद ही कर सकते हो, महासागर के अलावा और ये चारों पॉइंट्स में तो आपको लग रहा है कि जल सबसे ज्यादा कहीं होगा। अरे नदी वाला जल भी जाके मिलेगा कहाँ, भूपृष्ठ में कितना जल अवेलेबल रहेगा, वो जितना पानी सोखेगा या चट्टानों के बीच में शैली मौजूद है उतना ही ना। तो ये चारों वायुमंडल में कितना होगा, वो तो जाता है, आता जाता आता, वहां अस्थायी थोड़ू है, नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा कहाँ स्थित है, महासागरों में जल स्थित है। सबसे ज्यादा जल कहाँ स्थित है, महासागरों। अच्छा जल चक्र किसको कहते हैं, जल चक्र, क्योंकि जल एक कौन संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। तो जल का नवीकरणीय जल चक्र द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन है तो हमको प्राप्त कैसे होगा, जब तक जल चक्र नहीं होगा। इसीलिए हम आपको एक एग्जांपल देके समझाए थे कि एक बोतल आपके पास पानी दिया गया और उस बोतल में पानी पीना है आपको 6 महीना, आप एक के दिन में पी के बर्बाद कर दीजिए, फिर अगला 6 महीना के बाद आपको पानी दिया जाएगा। अब अगर उस एक बोतल पानी को आप पूरी 6 महीना चलाने की कैपेसिटी रखते हैं तो जल संकट से आप बचे रहिएगा।
उसी प्रकार अब जल चक्र मतलब अगर कोई कुछ भी जल जो बारिश के दिन में वर्षा हुई और जल भूपृष्ठ पर आया, तो या तो उस पानी को हम नदी तालाब में रोक सकते हैं, ठीक है। अब अगर उस नदी तालाब में हम नदी में पानी नहीं रोके तो बढ़ के चला गया महासागर में, वो जल तो महासागर में चला गया, और उसका कुछ जल क्या हो गया, वाष्पीकृत होकर के ऊपर चला जाएगा, कुछ जल नीचे चला जाएगा, हमारे पास मिलेगा कुछ नहीं। और वही चीज जल चक्र आने में 12 महीने का समय, वर्षा तो होगी साल में, वर्षा की ऋतु में ही। अब अगर गर्मी के ऋतु में हम सब पहुंचे हैं, ग्रीष्म ऋतु में अगर पहुंचे हैं, तो पानी का लेयर कम गया। रीजन क्या हुआ कि जितना पानी था उस पानी को हम बरसात में भी बहाएं और ठंडा में भी बहाएं, नलकूप सिंचाई के माध्यम से घर के उपयोग में बहुत सारे पानी को बर्बाद किए, तो पानी का लेयर है जो भूपृष्ठ में कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो बहुत सारा बोरिंग और चापाकल काम करना बंद कर देता। आज ज्यादा से ज्यादा अगर देबो करता तो बोरिंग चल रहा तो पानी बहुत कम देता, लेकिन तीसरी वो नभी करनी है। अब अगला बरसात आएगी, फिर से वर्षा होगी तो जल का लेयर बढ़ेगा। अगर इसका हम सब बारी बारी से उपयोग, मतलब बारी बारी नहीं, मतलब अच्छे तरीके से अगर उपयोग अगर हम करें तो हम जल चक्र, जल संकट को बचा सकते हैं खुद को। लेकिन हमें नहीं लगता है कि मतलब दो चीज पर, अभी फिलहाल तो दो चीज पर ध्यान तबाही मचा करके एकदम बर्बादी के रास्ता पर गेले। एक कौन सी, वन, और दूसरा पानी। क्योंकि इतना बहाएंगे पानी की मतलब सोचिए ही मत। हमारे नियम रहोगे उसको 8-10 दिन में एक बार नहाओ, पानी बचेगा। 5 से 6 लीटर पानी का उपयोग करते, ये सब तो पनिया में कुदल रहेगा जा करके। अरे पानी को बचाया करो, थोड़ा नहाओ 10-15-20 दिन में। इससे भी बहुत सारा बीमारी होता है नहाने से। आप चाहो कि साल में 12 बार नहीं तो 30 बार बहुत है, 30 से 35 बार। तो फालतू में ये सब पानी बर्बाद करने में लगा है। पेड़ पौधा नहीं लगाएगा, पानी नहीं बचाएगा। देखिए इस चैप्टर में मात्र हम दो ही जल पढ़ेंगे, मतलब दो ही जगह के जल पढ़ेंगे, वो भूपृष्ठ पर और दूसरा भूमिगत जल। वायुमंडल जल का चर्च नहीं करेंगे और ना ही महासागरीय जल का चर्च करेंगे। तो अब एक बात बताओ, भूपृष्ठ मतलब क्या होता है? भूपृष्ठ पर जल हमें कहाँ से आएगा? मात्र एक साधन है, वर्षा जल। क्योंकि जब बारिश होगी तभी भूपृष्ठ पर जल आएगा, नहीं तो तालाब अगर सूख गया है तो आप तालाब में पानी कहाँ से ला सकते हैं? ज्यादा है व्यापार अगर आप कर रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, तो बोरिंग चला के तालाब को भरते रहिएगा। तो कितना यहाँ भरते रहिएगा बैसाख के दिनों वाला। सिर्फ रास्ता एक ही है कि भूपृष्ठ पर अगर जल चाहिए तो सिर्फ इंद्र भगवान को याद कीजिए आप, हे प्रभु। तो तेरे कोई भगवान मान लिया जाएगा, तुम ही वर्षा करवा देना। कृत्रिम वर्षा करवाने आता है? साइंस तो पढ़िए ना रहिए। किसके कारण होता है कृत्रिम वर्षा, बताओ तो भूपृष्ठ का जल, तो जो मुख्य स्रोत है वो वर्षा है, क्योंकि 20%। अब देखिए जो भी वर्षा जल हुआ, बारिश पड़ी, उस जल का 20% जल वाष्पित होकर के कहाँ चला जाएगा? वायुमंडल में चला जाएगा। मतलब जितना जल फैला हुआ है बारिश होने के बाद, उसका 20% जल फिर से, मतलब ऊपरे से आया और ऊपरे ये भूपृष्ठ पर, महासागर के जल तो वाष्पीकृत होकर जाएंगे ही जाएंगे, तो भूपृष्ठ का जल 20% वाष्पित हो जाता है, और इसमें से कुछ जल कहाँ चला जाता है? पृथ्वी के नीचे रिसता है, क्योंकि रिस करके नीचे भी तो जाएंगे चट्टान शैली में, और बाकी जल नदी झील में बहता है या समुद्र में मिल जाता है। अगर आप इसको समुद्र में मिलने से रोक रहे हैं, हो सकता है नदी में आप बांध बना करके पानी को रोक के रख सकते हैं, झीलों में, तालाब में, तो वहां पे पानी आप ज्यादा उपयोग उसका कर सकते हैं, ठीक है। बाद में भी आप उसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जल क्या होता है? भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब क्या होता है? जो भूमि के, क्योंकि 20% जल तो वाष्पीकृत हुआ और कुछ जल भूमि में रिसा, तो जो पृथ्वी के अंदर होगा, अर्थात वर्षा जल धरती के छिद्र से रिस कर कठोर शैली में नीचे जा करके जमा हो जाता है, और इसे ही कौन सा जल कहते हैं? भूपृष्ठीय जल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज ये कल्पना कभी तुम सब किया, इसको सोच करके ऐसा डर नहीं तेरे सबको लगता है कि मतलब ये पृथ्वी है, ये क्या है, और यहाँ हम बोरिंग इसमें किए, एजा से दनादन पानी खींच रहे हैं, इनने से भी फलानवा बोरिंग किया, एजा से चिलनवा किया, एजा से आओ कोई किया, आज तक मतलब नीचे पानी ही पानी है। धसे उसे डर नहीं लगता तू सबके? नीचे पानी है, कहीं धस उस गया जमीन तो वैसे ही बाय बाय टाटा फेस हो जाएंगे। लावा होगा भी है? अच्छा नीचे आओ भी, आग पानी सब है, अरे तरीके हाँ आ सकता है,
तो आग आ जाएगा, खाना बनने में आसानी होगा। पेट्रोल भी आ सकता है, मतलब पृथ्वी के नीचे। ये बात तो गायबो हो गया। अच्छा कोयला भी है। मतलब मिला जुला की स्थितियां ये है कि पृथ्वी का जो इतना बड़ा भाग है, पृथ्वी के नीचे में बहुत सारे शैल चट्टानों में बहुत सारा चीज दबा हुआ है। लेकिन चपकल कभी वो तो लग रहा चपकल करवाना, कहीं पेट्रोल ना निकलने लग जाए, तभी तो अमीर हो जाओगे। फिर तेरे मामू अमीर हो जाएंगे जीयर में भी। अच्छा ममानी बेचेंगे, देखा। अभी हमको मत बोलना, फिर हमने कुछ बोले हैं। अरे चलो अब इधर पढ़ लो, पैसा गिनेगा। इन्हें आ जाओ। तो देखो हम क्या, अरे इसका स्थिति ये है ना, इसका स्थिति ये कहने का मतलब कि ये ऊपरी वाला भाग है जो कठोर शैल चट्टान से बना, तो ये धंसने का चांसेस नहीं है, धंसने का चांसेस, क्योंकि कठोर शैल चट्टान से जब बना हुआ है तो पृथ्वी के नीचे कैसे धंस सकते हैं? नहीं, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बीच में स्थिति अगर भूकंप आया तो नीचे चट्टान, क्योंकि नीचे चट्टान तैरता भी है पानी, तभी तो भूकंप वगैरह आता है। आइए देखिए इधर हम सब क्या पढ़ रहे हैं कि इसका विश्व के स्तर पर विवरण हमको बताइए, विश्व के स्तर पर विवरण बताइए। तो जैसे ये है ग्लोब, ये है क्या, ये मान लेते पृथ्वी, हम जो बनाए ये क्या पृथ्वी बना रहे हैं। इसमें समझो इसको बीच से बांट दिए, तो ऊपर वाला भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अगर वर्ल्ड मैप हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा पानी दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है। सबसे इस पे नहीं नजर आएगा आपको, ये गोल है ना, ये गोल है। इसको अब वैसे यहां से आप देख सकते हैं, ये रेखा के बाद ये जो नीचे, तो आपको ऊपर ही स्थल ज्यादा नजर आएगा, नीचे पानी ही पानी है। ठीक है, तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में पानी सबसे ज्यादा है और उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थल है। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि अधिकांश जल कौन से गोलार्ध में मौजूद है? दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा मौजूद है। इसलिए इसको जल गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध को कैसा गोलार्ध कहा जाता है? जल गोलार्ध कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, इसलिए इसको कौन गोलार्ध कहा जाता है? स्थल गोलार्ध कहा जाता है। ये डॉट क्लियर है, क्योंकि अगर विश्व के आंकड़ा में अगर हम जल को देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल है और दक्षिणी गोलार्ध में जल है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, देखिए मीठा जल कहने का मतलब विश्व में कुल जल का 75% कौन महासागर रख ले? अंटार्कटिक महासागर, और उसमें अंटार्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड और पर्वतीय हिमनदों में बर्फ के रूप में जमल है। हम ये बात आपको बताए ना, ये आंकड़ा सुनो तो ये सब देखो। फिर हमको अभी एगो याद आ रहा कहावत, लेकिन हम चाहते नहीं है कि अभी वो कहावत हम कहें, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर सब कुछ बोलने देगा तब ना, नालायक आदमी हम फालतू है ये। सोचे देगा कुछ हो तो खुले आंकड़ा भी बताएं, वो अगर अभी सुनने लग जाएंगे तो हुलिया टाइट हो जाएगा ना। ये फालतू में 4 लोग क्लास के सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, 2 जीयर 2 कुलती। अकल से तुम दोनों आगे वाला पीछे बैठना, और तुम इस तरह बैठना, तुम बीच में बैठना। तो यहां हम बता क्या रहे थे कि चलिए जल में सबसे मतलब जल तो आप जान रहे हैं, जैसे आंकड़ा देखिए समझिए, समय ही नहीं देना चाहता, क्या समझेगा? खाक समझेगा ये सब चोट है। जैसे यहां समझिए कि 3/4 भाग जल है, 3/4 भाग पृथ्वी पर क्या है? जल ही मौजूद है। अब उस जल में तुम समझो कि अगर जल में जितना जल हमारे पास मौजूद है ना, उसका 75% जल बर्फ बनल है। हाँ, मात्र 25% पानी है, और वो बर्फ 75% बनल है तो अंटार्कटिक महासागर और ग्रीनलैंड महासागर में मौजूद है। अगर यही जल के हम बारे में बोल रहे थे कि अगर ये 75% जल अगर गलती से पिघल गया तो स्थल का एक भी भाग दिखाई नहीं देगा, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। और ये भी पिघल रहा, रीजन वायुमंडलीय प्रदूषण, क्योंकि गर्मी का वैश्विक तापमान जैसे पृथ्वी का बढ़ेगा तो बर्फ तो पिघलवे करेगा, और बर्फ अगर पिघला तो स्थल भाग में पानी का लेयर बढ़ जाएगा, तो फिर तो जिंदा रहना नामुमकिन है। उसमें से 25% और जो 25% जल बचा वो कौन जल है? भूमिगत जल के रूप में स्थित है। मतलब भूमिगत जल हो सकते, भूपृष्ठ जल हो, और भूपृष्ठ में कितना, नदी तालाब में जल रहता है ज्यादा,
तुम आंकड़ा खुद निकालो, ये समय तालाब पानी टिकने की संभावना ज्यादा है। तालाब का पानी यूं ही गर्मी के दिन में तो कितना बड़ा तालाब रहे तो उसको सोखिए के पहुंचा देता है, कगार पर, एकदम विनाशे के कगार पर पहुंच जाता है। नदी का पानी बह करके कहाँ चले जाते हैं? महासागर में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से 75% जल जो बर्फ बनल है, और यही एक प्लस पॉइंट है, उस जल वो पिघले ना ज्यादा, सबसे ज्यादा फायदा में। ये मत सोचना कि 75% जल गर्मी में है कि ठंडा में, कि गर्मी में पिघल जाएगा तो लेयर तो और बढ़ जाना चाहिए, नहीं, वो 75% बर्फ बना ही रहेगा बर्फ के रूप में। ठीक है, और 25% जल में ही हम सब लोग, महासागर के जल हो गया, नदी तालाब के जल हो गया, पीने होने वाला पानी, इस 25% में ही मात्र 2.25% पीने योग्य पानी हो गया। मतलब है तो हमारे पास बहुत कुछ, मतलब बहुत सारा जल है, लेकिन उपयोग लायक मात्र बहुत कम जल है। आइए, वो कथन किसका था? देखो, हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा कि हमें पेटी भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए कौन कहा था? गांधी जी का कथन था। संसाधन में ही क्या था? नहीं, पेटी भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अच्छा, ई कथन किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा कि हमारे पास उपयोग करने के लिए? ई कथन क्यों कहे थे? संसाधन संरक्षण में कहे होंगे। क्यों कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब आज उपयोग करने के लिए संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन भविष्य में उपयोग होगा इसकी कोई गारंटी, क्योंकि वो समाप्त। पेट भरे मतलब आज के लिए उपयोग है, पेटी मतलब भविष्य के लिए हम बचा के नहीं रख सकते। इसलिए वहां वो कथन इसलिए दिए थे कि संसाधन का आप अच्छे विवेक पूर्ण तरीके से उपयोग कीजिए, तभी वो गांधी जी ये कथन दिए थे। मतलब तू सबके भी कुछ कुछ याद रहता है ना ये चीज, खाली 4 गो के नहीं याद रहता होगा। ठीक है, अभी कोई भी आंसर पहले 4 गो के बोले देना, आएगो बीच में शामिल कर ले पंकजवा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तू भी शामिल हो जाए, ये कैटेगरी में। ठीक है ना। अच्छा, समुद्री संसाधन, समुद्र में मछली, वनस्पति और खनिज पाए जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, समुद्र पूरी संसाधन है तो मछली का प्राप्ति हम कहां से करेंगे? समुद्र से ही नहीं करेंगे, तो वो भी तो उस समुद्र ही संसाधन हमें उस मछली को भी दे रहा। अच्छा, वनस्पति भी, बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं उसमें। अच्छा, अब आओ भारत की आंकड़ा, भारत की आंकड़ा देखो। पॉपुलेशन में कहा जाता है भारत पूरे विश्व के क्या % आबादी है? हम आंकड़ा लिखा है, हाँ शायद दिया ही है। 16% आबादी पूरे विश्व का मौजूद कहाँ है? भारत में। लेकिन जितना हमसे स्वच्छ जल है उसका मात्र 4% जल हमारे यहाँ। तो हमें तो आओ सोचे पड़ेगा जल के बारे में। पूरी जल का 4% ना है, स्वच्छ जल का मात्र 4% है जो हमारे यहाँ मौजूद है। हाँ, 2.5% का 4% और कमेगा। ठीक है ना, तो स्वच्छ जल का 4% मौजूद है हमारे यहाँ जल। ठीक है, अब आ जाइए वहां जल स्रोत में देख लीजिए कि प्रति वर्ष क्या क्या इसका आंकड़ा दिया। 4000 घन किलोमीटर वर्षा जल और 8609 किलोमीटर भूपृष्ठीय जल प्राप्त होता है। और जिसमें मतलब इतना जल है जो हमें क्या होती है, प्रति वर्ष इतना हमें मिलता है, और इतना जल भी हमें भूपृष्ठ पर जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब 4000 में मात्र 1869 घन किलोमीटर भूपृष्ठ पर जल रह जाते हैं। और ये भूपृष्ठ पर भारत में रहने के लिए कई नदी मात्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी में ही सबसे ज्यादा भूपृष्ठ पर जल मौजूद है हमारे यहाँ अर्थात भारत में। ठीक है ना, ये 3 नदी, और ये तीनों नदी के किनारे ही आसपास में कौन मिट्टी पाया जाएगा? किसको याद है कौन मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। देखा क्या है ना, पहले 4-5 कहीं बोले देना, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, तो एगो मरुस्थलीय बोला, एगो जलोढ़। तुम कुछ बोले? अच्छा, तुम भी जलोढ़े बोले, सोच के बोल ले। हाँ, वो भी और शामिल हो, रोज पूछेंगे अभी, रुक ना। उत्तरी बिहार, देखा हो गया ना खेला। तन कहते 4-5 को ही खाली बोले देना। क्वेश्चन क्या है? यल्लो हल्लो, ये एग्जाम में कौन कहावत है वो कहता है? रामायण खत्म हो गया। सब तू ही सब जानता, जितना फालतू है ना वो 5 गो तू सब जानेगा, इसके अलावा कोई नहीं। तो अब हम यहाँ के बाद क्या बोल रहे थे? यहाँ जिसको जाना जाए वाला कोई रोका नहीं, बबुआ जा सकता है, वो तो ऊपर वाला इन्हें रोकते हैं, तो हम कहाँ लगी रोकेंगे।
अभी इत्मीनान से हम सब आओ पढ़ेंगे, विस्तृत से एकदम कहानी करेंगे। 8 से 9 बैच खाली है, 9 बजे तक सुनते रहेंगे जल संसाधन एकदम, बाकी तुम सब जा सकते हो। हाँ, इसमें क्या 3 नदी था, तीनों नदी के किनारे ही जलोढ़ मिट्टी मौजूद है ना। तो वास्तविक में भूपृष्ठ में भारत में सबसे ज्यादा जल कौन नदी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही है मौजूद है, ठीक है। यहाँ जल का भंडारण अगर भारत में हम देख लें तो स्वतंत्रता के समय हमारे पास कितना है था? 18 अरब घन मीटर से बढ़ करके 174 अरब घन मीटर तक हो गया, ठीक है। जिसमें से केवल 32% जल, 32% जल ही क्या हम सब करते हैं? उपयोग करते हैं। मतलब भारत में भी जितना जल मौजूद है ना, उसका मात्र जल के मौजूद के 32% जल ही हम सब लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है। ये आंकड़ा भारत के था। अच्छा, नदियों की स्थिति देख लें, नदियों की स्थिति। तो नदी की स्थिति में गंगा नदी था, जिसको द्रोणी में सबसे अधिक उपयोगी योग्य जल है। मतलब गंगा नदी का पानी भारत में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि ये भारत, उत्तरी भारत के क्षेत्रों से जो प्रवेश करता है, तो इसके किनारे ही बहुत सारे शहर और आबादी सबसे ज्यादा बसल है। मतलब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में भी अगर सबसे ज्यादा उस नदी का नाम पूछे जिसका सबसे ज्यादा उपयोग हमारे जीवन में है, तो वो कौन नदी के किनारे? और वही गंगा नदी जो पटना से हमारे गए हैं, तो उसका ज्यादा उपयोग हम सब करते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र में है जो सबसे अधिक प्रवाह है, लेकिन उपयोगी योग्य जल इसमें कम है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के होते हुए प्रवेश करते हैं। असम से होकर के वो पश्चिम असम से बांग्लादेश से होते हुए मिल जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो उधर थोड़ा पहाड़ी इलाका ज्यादा है, तो इसका जल का उपयोग हम सब ज्यादा हद तक नहीं कर पाते हैं। फिर इन्हें क्या, ताप्ती नदी। अच्छा, ये वो ताप्तियो नदी है जो कि 97% जल का भंडारण क्षमता सर्वाधिक। दक्षिण भारत में ताप्ती नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए अरब सागर में प्रवेश करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके अरब सागर की ओर प्रवाहित होगा कौन नदी? ताप्ती नदी का आंकड़ा दिया। चलिए, तो ये नदी का स्थिति था। अच्छा, अब आ जाए भूमिगत जल। भूमिगत जल, तो भूमिगत जल मतलब पृथ्वी के नीचे, भूमिगत जल के मतलब पृथ्वी के नीचे का जल। तो इसमें भूमिगत जल में अगर हम सब इसका वितरण देखें तो पहले तो यह समान रूप से है, और ये पाया कहाँ जाता? चट्टान के बीच में। क्योंकि ये मौजूद किस पर करेगा? चट्टान की संरचना और भूदशा पर निर्भर करेगा कि कहाँ पर पृथ्वी के नीचे में कितना जल मौजूद रहेगा। जहाँ पे चट्टानों के बीच में स्पेस खाली रहेगा, वहां पे जल ज्यादा रहेगा। इसका तो फिक्स कुछ है नहीं। जैसे यहाँ देख लीजिए, पंजाब से ब्रह्मपुत्र तक सबसे अधिक है मैदानी क्षेत्र। पंजाब में सबसे इसका क्या, भूपृष्ठीय इसका किसका, भूमिगत जल का। मतलब जो पंजाब उंजाब के आसपास का जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर भूपृष्ठ जल की भी मात्रा क्या, सबसे ज्यादा। इधर ये आंकड़ा कुछ दिया गया है कि कहाँ पे कितना % है। अच्छा, यहाँ आ जाइए, जल की मांगे और इसका उपयोग अगर हम देख लें तो 1951 में हम सब कितना घन मीटर जल का उपयोग करते थे? 5177 घन मीटर जल का उपलब्ध था। लेकिन 2001 में ये कितना हो गया जाके 1829, और 2025 में ये आंकड़ा कितना घन मीटर हो गया? 1342 घन मीटर। मतलब जल संकट लगातार बढ़ते जा रहा है। तुम आंकड़ा देख लो कि हम जब 1951 में थे तो इतना जल हमारे पास उपलब्ध था। 2001 में पहुंचे तो 1800 कुछ हो गया, और 2025 में पहुंचे तो सोझे 1342। गलती से 2040 के आंकड़ा अगर निकला तो ये 1000 से नीचे, ठीक है ना। तो ये और इसी तरीके से जल संकट का काल मंडराता ही जाएगा हमारे ऊपर, ठीक है। अच्छा, जल का उपयोग हम किस किस चीजों में करते हैं? सबसे पहले उत्तरी बिहार चल जाएगा। अच्छा, तो जल का उपयोग हम सब किस क्षेत्र में करते हैं? पेयजल, मतलब पीने के लिए, साथ में हड़िया बर्तन धोवे लगी, घरेलू उपयोग, बहुत सारे चीज। उसके बाद सिंचाई, खेती के लिए, फैक्ट्री में, उद्योगों में, और ऊर्जा उत्पादन करने अर्थात विद्युत में। ये सब हम सब जल का क्या करते हैं? उपयोग कर। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? देखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम एग्जाम में छपता है, हर साल छपा है और छपेगा भी। देखिए, ऐसा इस परियोजना का नाम सुनते ही लग रहा बहुउद्देशीय। इस परियोजना का उद्देश्य बहुत सारा है। तो हम सब बोलेंगे कि, और इसमें प्रश्न कैसे घुमा के पूछता कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही परियोजना का उद्देश्य विभिन्न सारा होता है। जैसे बाढ़ नियंत्रण करना, मृदा संरक्षण को रोकना, पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मत्स्य पालन,
पर्यटन इत्यादि चीजों का बढ़ावा देता है, इसलिए नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे समझो, इसको तो हम बोल दिए तो आपको तो लगा कि मंत्र पढ़ दिए। इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे ये नदी है, ये क्या है, नदी है, इस नदी पर बांध बनाया गया, इस नदी पर क्या किया गया, बांध, अतः इसी को क्या कह दिए, बांध कह दिए हम। अब यहाँ पे एक परियोजना का विकास होगा, तो कैसे कैसे विकास होगा जो समझो। अगर बांध से पानी हम रोक दिए, अगर बांध से हम पानी को क्या कर दिए, रोक दिए, तब पहले तो इन्हें पानी जमा हो जाएगा, तो एजा पर जो नीचे डायनेमो लगा करके विद्युत बनाया लिया जाएगा, तो एक काम हो गया ना विद्युत बनाना। फिर अब देख लो, पंकज उंगा जी पटी मछली भी मार ले सकता है, क्योंकि पानी ज्यादा रुकल रहेगा तो बांधे पर मछली मरा गया, दो काम हो गया। अच्छा, ये बांध बनाया तो इनमें पानी ढेर सारा जमा है, तो एजा से एगो नहर निकल जाएगा, और नहर निकल गया तो ये समझ लीजिए कि गांव की तरफ चला जाएगा नहर। चला गया कि नहीं चला गया, तो ई पट्टी भी नहर निकल सकता है और ई पट्टी भी नहर निकल सकता है। बाकी इस नहर में पुल की देके आसपास में कुछ ही कर लेंगे, सिंचाई कर लेंगे। अब देखो, ये जो नहर निकला, ये जो नहर निकला, ये नहरे नहरे पर धरहरा गांव पहुंच गया है, तो मतलब एगो सड़क भी बन गया नहरे के किनारे किनारे, इनने से पहुंचा तो कुल्ती पहुंच गया नहरे के किनारे किनारे, और नहर से इन्हें सिंचाई भी हो गया। सोचते जाना एक परियोजना। दूसरी चीज, अब आदर्श उदर्श, तब पंकजवा आगे कहानी सुनाएगा, तो आदर्श कहेगा चल 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 जरा बांध हम देख लेते हैं, तब घूमने चल गया, तब पर्यटन के भी बढ़ावा मिल गया, लोग देखे जाएगा ना, देखो उच्चा से विद्युत भी बनता है, ई वाला नहरवा है जो धरहरा चल गया, ये वाला कुल्ती चल गया, तो एक वो परियोजना से कितना बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं। इसीलिए तो कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू नदी पर जो बांध बनाया उसी को कहा गया भारत का क्या है, मंदिर है। भारत का क्या है, मंदिर है। आओ कौन सी करेगा, तो पंकज मछली मारिए लिया, आदर्श घूमे चलिए गया, परिवहन लगी, गांव धरहरा कुल्ती गाड़ी चलिए गया, उद्योग आसपास में उद्योग का भी विकास हो सकता है, उद्योग का भी विकास हो सकता है। ठीक है। मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण कहने का मतलब क्या है कि मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। मृदा संरक्षण में किसके कटाव को, मिट्टी के, क्योंकि अगर बांध बना दिए तब पानी तीव्र गति से नहीं न जाएगा, जब पानी तीव्र गति से अगर नहीं जाएगा तो वहां पर हम सब उसके बांध को बना करके कटाव को रोक सकते हैं। ठीक है। हाँ, अभी पहुंचिए रहे थे, कुल्तीये पहुंच रहे थे, अंधी दरारा जियर कुल्ती। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप बताओ कि ऐसे भारत में बहुत सारे परियोजना है, भारत में ऐसे बहुत सारे परियोजना है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी, सतलज नदी पर कौन परियोजना, भारत के सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध, सोच लो, ऊंचा बनाया गया, कौन नदी पर, सतलज। अभी सतलज नदी पर बनाया गया, एजे से निकलता इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान की ओर प्रवेश करता है। तो सोच लो कि सतलज नदी पर बांध बना के पानी को मोड़ के हम कहां लेके चले गए, राजस्थान की तरफ लेकर के चले गए। उसी प्रकार हीराकुंड बांध महानदी पर है, कहानी एगो सुनना है, उड़ीसा में, हिंदी में कहानी इसका सुनेंगे। दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना, गोदावरी नदी पर गोदावरी घाटी परियोजना का विकास हुआ। स्वर्ण रेखा नदी उत्तर प्रदेश, तो स्वर्ण रेखा पर स्वर्ण रेखा, सोन नदी पर डेहरी ऑनसून परियोजना जो कि बिहार में मौजूद है। तो ऐसे बहुत सारे नदियों पर बांध बनाया गया है और उससे बहुत सारे उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं उस बांध से। तो ये दिमाग में घुस गया ना कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, क्योंकि उस एक परियोजना का उद्देश्य विभिन्न सारा होता है। तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, यहां से यहां तक अगर आपको याद है तो आपको लिखना पड़ेगा, और इससे आपके एकदम सब्जेक्टिव नंबर एकदम फाड़ के मिलेंगे कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। ठीक है। चलिए, नदी पर क्या बनाया गया, बांध, इससे समस्या भी हो गया। वो कैसे, अब मान लो कि जियर कुल्ती तरह वो जो पुल बनल है, अब उसमें पानी को रोक दिया गया, पानी को कुछ कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तब पिछलका गांव जो होगा दह जाएगा। अच्छा, अगर आगे वाला जो गांव होगा तब मतलब पिछलको आके लाठी चलाएगा कि हमरा देने दह रहा, बांध खोलो, तो मान लो जैसा शटर खोल दिए तो वो तो बच गया, उन्हें से मार खाई लगी तो बच गया कि बांध उन्हीं खोल दिया शटर। और निचलका गांव जो है वो आके लाठी चला रहा कि पानी हमरा नहीं जाए देगा, पानी तू रोक देगा, तुम्हारा औकात है, पानी काहे रोक दिया, हमरा पानी खोलो, हमरा पानी चाहिए। तब पानी तुम खोला,
तो पानी खोला तेरने वाला आके चला गया, बंद कर, धान रोपे के। समझ रहे हो? तो दूगो राज्यों के बीच में विवाद भी हुआ है कुछ बांध से, और ये संभव है विवाद होना, क्योंकि जो घटना हम बता रहे हैं, समझ रहे हो ना, धान रोपे के है तो इन्हें बांध देगा, इन्हें रोप लेगा, और उन्हें बोला कि नहीं रोपे के है तो वो आके चलाया धान, खोल खोल बांध खोल। कभी जब ज्यादा पानी हो गया तो एक भैया छोड़ देगा तो निचला के बेड़ा पार है, वो दुख है बेचारा। एक तो मर उड़ के कैसू कैसू धान रोपा, और इन्हें जब पानी के स्टॉक फुल हो गया तो बांध खोल दो तो निचल का साफ। तो इसीलिए दो सीमाओं के बीच में विवाद भी होता है, दो राज्यों के बीच में विवाद भी होता है। जैसे यहां देख लो, सबसे पहले तो विवाद तो यही होगा कि पहले तो प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो जाएगा, पानी तो रुक गया, क्योंकि पानी को तो कभी रोकना नहीं चाहिए और ये रुकने वाली चीज भी नहीं है, लेकिन पर्सनली फायदा की वजह से बांध बना करके पानी को क्या किया गया, रोका गया, तो यहाँ प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया। दूसरी चीज, तलछट जमा हो जाएगा। अगर जो तुम बांध बांधे हो वही बांध की वजह से उत्तरी बिहार दहल रहता है, तुमको हम कल्पना करवाते हैं। सोन नदी गंगा नदी, सोन भी गंगा में ही मिलता, फतुहा के पास आकर के, पुनपुन नदी गंगा में भी मिलता, सोन नदी गंगा में मिलता, कोसी नदी सबसे ज्यादा पानी लेके आता है ना, उत्तरी बिहार में तबाही मचावे वाला कौन नदी है, कोसी। तो कोसी नदी आके गंगा में मिला, और गंगा जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है तो गंगा नदी पर बांध बन गए। अब वो बांध होता कौन सी है, जैसे ही बांध बनाया तो नदी के निचलका भाग में मिट्टी आके जमा ना हो जाएगा जी। और दूसरी चीज, बांध पानी ज्यादा खींचेगा तो उत्तरी बिहार ये वजह से दहल रहता है कि उसके नदी के तलछटे में जमीन के सतह पर मोटी मोटी गादे जम जाता है, जिससे नदी की गहराई क्या हो गया, कम गया। दूसरी चीज, पानी भी ज्यादा उजाने नहीं देगा, तो जब ज्यादा नहीं जाने देगा तो उत्तरी बिहार में तबाही के भी एगो प्रमुख कारण है तलछटी पर जमा हो जाना। जलीय जीवों पर असर, पंकजवा खूब मछली मार रहा, डेली खा रहा मछली, मार के मछली को आजादी चाहिए था, एकदम धर के लगा टपाटप मार रहा है एकदम, क्योंकि एकदम बांध पर बनवल है। ये तो तुझसे खोजती ही रहता कि अंधी धरारा में बाढ़ आ गया था, ये थोड़ा कम फिक्र था, लेकिन डेली मछली नहीं छनार लो, ये ज्यादा फिक्र है। ठीक है, अब बिग रहा मछली छान छान के। ठीक है, उसके बाद बाढ़ की संभावना, तो जब तलछटे पर जमा होगा तो उसके ऊपरी भाग में बाढ़ तो आएगा ही आएगा, वनस्पति मिट्टी उट्टी भी नष्ट होगा। तो ये सब बांध बनाने की वजह से समस्या भी है। ठीक है ना, ऐसा मत देखो कि किसी चीज का सिर्फ तुम फायदा देखो। जैसे यहां देख लो, जब इसका विरुद्ध, जब नर्मदा बचाओ आंदोलन हम आपको एक लिखाए थे, ठीक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा घाटी पर बांध बनाया जा रहा था, वहां के स्थानीय लोग ने इसका विरोध किया कि नहीं, बांध नहीं बनेगा। उसी प्रकार डेहरी बांध का आंदोलन चला है, और उसी प्रकार इस प्रकार बहुत सारे आंदोलन भी चले हैं। और हम बोल रहे हैं कि दो राज्यों के बीच में विवाद भी हो जाता, बांध की वजह से दो राज्यों के बीच में क्या हो जाता, विवाद भी हो जाता। अच्छा, जल के महत्व तुम समझ सकते हो। पहले प्राणी में कै % पानी पाया जाता है, 65%, मतलब शरीर में 65% जल की ही मात्रा है। पानी के महत्व समझो। साथ में पेड़ पौधे में 65 से 99% जल, क्योंकि कुछ पौधे में कम जल होता है और कुछ पौधे में ज्यादा, इसीलिए मनुष्य में जल के महत्व में कै %, 65%, और पेड़ पौधे में 65 से 99%। अच्छा, इसका हम उपयोग किस किस चीजों में करते हैं, तो पहले तो दबा के पियेंगे 1-8 लीटर, साथ में कपड़ा उपड़ा, नहाना वहाना, स्वच्छता में भी, खेत की सिंचाई में भी, उद्योग में तो मशीन को ठंडा करने के लिए बहुत मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा, विद्युत बनाते हैं बांध बना के, साथ में कौची पालते हैं, मत्स्य पालन, ये सब जल है तभी ना संभव है, जल है तभी संभव है। ठीक है, चलिए और आगे चले। जल के महत्व तो ये तो बता ही दिए अभी, जल के महत्व क्लियर है। अच्छा, जल संकट, देखो इतना पृथ्वी पर पानी है बबुआ, तैयो जल का क्या है, संकट है। सोच लो, स्थिति बतरे है। स्थिति क्यों बदतर है, यहाँ देखिए, जल संकट जल की अनुपलब्धता या दुर्लभता की स्थिति है। मतलब जल का संकट मतलब जल की कमी होना, जल की संकट मतलब जल का कमी होना। यहाँ देखिए, भले ही पृथ्वी जल सागर है और यह नवीकरणीय संसाधन मौजूद है, लेकिन फिर भी जल का क्या है, कमी ही है। और जल का कमी होना ही कौन संकट कहलाता, जल संकट कहलाता। देखिए, जल संकट आता क्यों है, ये समझिए, जल संकट क्यों आता है। तो जल का अति शोषण और अति उपयोग, मतलब जैसे नलकूप का अंधाधुन इस्तेमाल करना, मतलब नए भी पानी की जरूरत है, टोटी खुल्लल है, बह रहा। नल जल योजना के तहत
बोरिंग एक गांव में बहुत सारा है, 50 घर में एक बोरिंग, 50 घर पर अब 50 घर के। अब वास्तविक चीज बोरिंग अगर 2 घंटा चालू है तो टोटी तो खुले न रहेगा। तो टाइम है 2 घंटा भोरे चालू होना, 2 घंटा शाम में चालू होना, तो भूमिगत जल के स्तर के क्या होंगे, धीरे धीरे कमी होगा। पानी का बर्बादी, तो नल खुला रहता है कि नहीं, क्या पंकज, टोटी घर में लगल है, अरे कितना के यहाँ तो टोटिया हटा देता, गिरते रह पानी अंधाधुंध, कोई मतलब नहीं। क्या रे जी नहीं अच्छा बस करो। तो ये सब जल के हम सब अच्छे से उपयोग नहीं करते हैं। जल का असमान वितरण है, गरीब और अमीर वर्ग के बीच की खाई, मतलब जल असमान वितरण होता है। मौसम और वार्षिक वर्षा में क्या होती है, परिवर्तन। अगर जल संकट आ गया तो इसके कारण कोची कोची हो सकता है, मौसम अच्छे से नहीं, साथ में वार्षिक वर्षा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, गर्मी आ जा रहा। बोल 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 कुछ नहीं। थोथी। देखो यहाँ स्वीडन के एगो व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, फाल्कन मार्क के अनुसार ही बताए थे कि प्रति व्यक्ति कितना घन मीटर जल चाहिए, 1000। अगर उससे कम है तो समझ लेना कि जल संकट है, उससे समझ लेना कि जल क्या है। और ये बात कौन कहे, फाल्कन मार्क की प्रत्येक व्यक्ति पर कितना घन मीटर जल चाहिए, 1000। अगर उससे वह कम है, अगर उससे कम है तो समझ लेना कौन संकट है, जल संकट। यहाँ आ जाइए, नदी घाटी परियोजना के लाभ। तो नदी घाटी परियोजना में कौन सी करते हैं, नदी पर बांध बना के सिंचाई करते हैं या नहीं करते हैं, साथ में विद्युत बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, साथ में बाढ़ को नियंत्रण करते हैं, साथ में मत्स्य पालन भी वृद्धि होती है। ये सब नदी घाटी परियोजना का क्या है, लाभ है। अच्छा, इसे चुनौती कौन सी होता कि इसे किसान और भूमिहीन को नुकसान है, जो किसान है और भूमिहीन ये दोनों को क्या है, नुकसान है। किससे, नदी घाटी परियोजना से। पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है, बांध बनाने के बाद नदी पर कौन होता है, बाढ़, तलछट्टा जमा हो जाना, भूकंप की संभावना बन जाना। क्योंकि चीन ऐसा खतरनाक देश है कि वो इतना पानी बांध बना के रोक दिया है ना कि पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन गति को प्रभावित कर दिया। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है ना, वो बांध बना दिया, उससे उसका घूर्णन गति को प्रभावित हो गया। क्योंकि इतना बांधे बना लेगा कि वजन एक तरफा ना भाग जाएगा पृथ्वी का। जैसे ऐसे जल प्रवाह में पृथ्वी इधर से पानी इन्हें सोने घूमते रहेगा, लेकिन वो बांध बना के पानी बहुत ज्यादा मात्रा में रोक दिया, तो पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन गति को ही प्रभावित कर दिया। इतना खतरनाक है क्या, ठीक है। देखो, 2 राज्यों के बीच में विवाद भी होता है। जैसे सोन नदी पर बनाया गया, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में जल के लिए हमेशा संकट टकराव होते रहता है, ठीक है। हाँ सर, फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया, कौन सा फर्स्ट वाला नहीं? और हाँ वही वाला विस्थापन और मुआवजा। अच्छा, इसमें देखो क्या होता है, विस्थापन और मुआवजे की कमी। जैसे किसान और भूमिहीन को ये नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे अब जहां पे बांध बनाया जा रहा वहां पे बहुत सारे कुछ ना कुछ तो जमीन या नहर निकालेंगे तो जमीन तो चला ही जाएगा ना, उसमें जो किसान होंगे उसका नुकसान तो होगा ही होगा। क्योंकि पहले बात समझो, नदी पर नहर बना करके रोकना मतलब पानी को आप ज्यादा नहीं रोक करके कहीं से निकाल भी सकते हैं। अगर बांध टूट गया तो आगे वाले को दिक्कत भी हो सकता है, किसानों का, किसान की परेशानी उस बांध की वजह से। देखो, जैसे डेहरी इसमें नर्मदा घाटी बचाओ आंदोलन में किसान लोग इसका विरोध किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि निचलका किसान को कम पानी मिलेगा, तो इसमें किसान को भी नुकसान होता है और भूमिहीन को भी नुकसान होता है। भूमिहीन मतलब जो किसान है जिसके पास जमीन है, जिसके पास जमीन नहीं है उसको भूमिहीन वर्ग बोलते हैं, ठीक है। ये नुकसान होता ही होता है। और कहाँ थे, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण कैसे होता है कि जल नदी के किनारे अब गांव में बसल है तो बहुत सारा कचरा कहाँ फेंक रहे हैं, नदियों में। उससे ज्यादा खतरनाक क्या है कि कानपुर में कितना 180 चमड़े की कारखाने हैं जो 58 लीटर मल किसमें प्रवाहित करता, 58 लाख गंगा में विसर्जित करता है। इसे गंगा नदी क्या होगा, प्रदूषित होगा। कृषि के इस्तेमाल में कीटनाशक एवं उर्वरक के वजह से भी खेत में हम खाद छींटे और खाद छींटने के बाद बारिश हुआ, अब बारिश वो पानी में खाद मिल करके वो नदी में गया, तो नदी में जाने के बाद जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। रासायनिक प्रदूषण भी बहुत सारे फैक्ट्रियों से केमिकल बहाया जाता है जो नदी में मिलता है। जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, तो बहुत सारी
बीमारियां फैलती है, साथ में फसल भी, कीटाणु नष्ट होते हैं, नदी और भूजल भी प्रदूषित होता है। नदी के जल और भूजल मतलब दोनों क्या हो जाते हैं, प्रदूषित होते हैं। पेयजल और भोजन सुरक्षा पर खतरा हो जाता है। जैसे वही चीज अगर वही पानी जानवर पिया, ठीक है, तो जानवर के लिए भी खतरा हो जाता है। उसमें मछली है, मछली प्रदूषित जल पिया और वो मछली को हम खाएं तो हम भी तो प्रदूषित हो गए, क्योंकि वो मछली को बीमारी हुआ, वो बीमारी मछली से मनुष्य में फैला, ठीक है, तो मनुष्य तक बीमारियां पहुंच जाती है। मछली नहीं तो मत खाओ, खाने के लिए कहाँ मिल रहा है। अच्छा, जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण यही चीज है ना कि जल को आप सीमित मात्रा में उसका क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। जैसे जल संसाधन सीमित आपूर्ति है, बढ़ते प्रदूषण के कारण इसके संरक्षण की बहुत आवश्यक है। नहीं तो जल जिस हिसाब से हम सब बर्बादी कर रहे हैं उसको भी रोकना है, साथ में जल को जो प्रदूषित कर रहे हैं तो उस प्रदूषित जल को भी क्या करना है, रोकना है। जैसे इसका समाधान क्या हो सकता है, जल के संरक्षण के लिए हम सब लोग क्या कर सकते हैं, तो जो भी वर्षा का पानी होता है उसको संग्रह करो, मतलब जमा करो। जैसे हम बताएं क्या कि छत पर से पानी पाइप के माध्यम से घर में ही गड्ढा खोद करके पानी को रोका जाता है। जैसे राजस्थान में उसको क्या कहा जाता है, टांका कहा जाता है, और मेघालय में छत पर का पानी ही संग्रह किया जाता है। घर बना लिए, नीचे गड्ढा खोद लिए कुआं की तरह, तो पाइप से पानी जो छत पर बारिश होगा उस गड्ढे में जाएगा। वो गड्ढा जब भरने वाला है तो वो पाइप लगल होता है, तो उससे पाइप से बाहर पानी, मतलब जितना आवश्यकता है उसमें भर लिए, बाकी पानी को कहाँ जाने दिए, बाहर जाने दिए। अच्छा, मल जल शोधन और पूर्ण चक्र, मतलब मल जल को भी क्या करना है, जल का शोधन करना है, अच्छे से प्यूरिफाई कीजिए और उसका पुनः चक्रण करना है। वेटलैंड का संरक्षण एवं जैविक खेती अपनाइए। आधुनिक तकनीक जैसे ट्रिप सिंचाई मतलब देखते हैं पाइप से जो छिड़काव होता है, ये नहीं कि पटाई 25 रुपये इकट्ठा दिए रहे हैं तो पानी के ई आरी से ऊ आरी पानी होना चाहिए, ये वाला बुद्धि नहीं, पाइप से ट्रिप सिंचाई कीजिए, ठीक है। सूक्ष्म स्किलर का प्रयोग कीजिए। सीढ़ीनुमा खेती, ये सब सीढ़ीनुमा खेती कहाँ पर होती है, पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में ऐसे जमीन ऊपर नीचे करके सीढ़ी नियन बनल रहता है उत्तराखंड में, तो सीढ़ीनुमा खेती भी वहां हो सकता है। देखिए, सरकार की पहल भी है, राष्ट्रीय जल नीति 1987 से 2000 ईस्वी तक के जल को संरक्षण के लिए नीति बनाया गया। उस समय एक प्रस्ताव कौन रखे थे, अब्दुल कलाम आजाद रखे थे। और क्या पढ़ना है इसमें, भविष्य के लिए चुनौती है, बहुत सारे चुनौती है जल का, बस और क्या। चलो चलेंगे भाई, चलेंगे। तभी जल संसाधन के हम सब ऑब्जेक्टिव कल क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। यानी तो हो सकता है कल तो आपका 7 बजे हिंदी या संस्कृत का टॉपिक से शुरू होगा।